बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सोहा अफसल। और अगर हम बात करें लाहौरियों की, तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता चला कि चलिए हमने फोक को एंजॉय करना है या स्मोक को एंजॉय करना है या स्मोक को एंजॉय करना है, या सर्दी आ रही है, सर्दी आ चुकी है, ये सर्दी अभी प्रॉपरली नहीं आई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस कंफ्यूजन के बावजूद भी हम वेलकम कर रहे हैं अक्टूबर को, बिकॉज आज आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हम बाय बाय कर रहे हैं और वेलकम हम कर रहे हैं नवंबर को। तो नवंबर के बाद आपको पता है फाइनली हम ये इस बात का एहसास अपने आप को दिला लेंगे कि यस, विंटर्स जो है इज ऑल हियर। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो हमेशा से बड़ी प्लेजेंट रहती है, और वो जानने के लिए हम लाहौर से चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ पे है हरमीत पाजी, तो उनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। एक तो जो मौसम की बात आपने की, जाहिर बात है कि यहाँ पे भी कुछ लोग पंखे बंद करते हैं, फिर खोलना पड़ता है। मौसम का नहीं मालूम कि किस वक्त वो भी उसके भी जो है नखरे ना आसमां से बातें करने लगे हैं। सो नई नवेली दुल्हन जिस तरह आती है ना, तो उसके भी बड़े चर्चे होते हैं। तो इसीलिए मौसम के भी इंतजार बहुत किया जा रहा है, चाहे वो लाहौरी कर रहे हैं या इस्लामाबाद के लोग कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे देखते हैं कि बदलता है ये आसमां रंग कैसे, तो मौसम बदल रहा है अपने रंग इस वक्त। बस देख लें, अब मौसम की अगर हम बात करें, सारी सूरत हाल में हम बड़े खुश हैं इस चीज़ के लिए कि चलें गर्मी की इंटेंसिटी जो थी कम से कम वो तो कम हुई है। हाँ, लेकिन सर्दी को लेके हम थोड़ी सी कंफ्यूज है, और मुझे लगता है कि अब 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में ये क्लैरिटी भी हमें काफ़ी हद तक मौसम की नवीद की सूरत में मिल ही जाएगी। तो चलिए जी, हम भी आज के दिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से। आपको पता है कि 2 घंटे के प्रोग्राम में जो रन डाउन होता है उसे हम देते हैं नाम टॉप स्टोरीज़ का। और टॉप स्टोरीज़ में आज क्या क्या आपसे शेयर करेंगे वो आपसे पहले शेयर कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको पता है टॉप ऑफ द ऑल, सबसे पहले आपको देते हैं आज ट्यूसडे का डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो वो सारी खबरें जो कि अनोखी खबरें हैं, दिलचस्प हैं और वायरल होने वाली हैं, और रिकॉर्ड बना रहा है, कोई अनोखे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, किसी ने कोई रिकॉर्ड बना के कौन सी कैसी जानवरों की खबरें अगर हम बात करें तो जानवर अब इंसानों को कॉपी करके किस तरह से कॉपी कैट का जो एक लेबल है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें जो होंगी इंटरेस्टिंग सी, वो होंगी आज के डोज का हिस्सा, और इसे हम कहते हैं डेली डोज। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और अब जब इंतखाबात की हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के एक कन्फेस की बात करते हैं कि प्रोग्राम दिया गया जनवरी के लास्ट का, और उसके बाद 28 जनवरी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कहा जा रहा है कि होगी। लेकिन उससे पहले अगर कैंपेन्स की बात करें, तैयारी की बात करें, नून लीग की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की छोटी और बड़ी तमाम तर जमातों की हम बात करें, तो अब कैंपेन क्या है, नैरेटिव क्या है, अवाम को कैसे मैं कहूँ कन्विंस करना है। मैं वैसे वर्गलाना कहने लगी थी, लेकिन मुझे कहना चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। लेकिन अवाम को जो है वो किस तरह से अब आपने कन्विंस करना है, नैरेटिव क्या होगा आपका, इस पर आज के प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और बदलती दुनिया, बदलती रुत, बदलते ट्रेंड्स जो हैं उन्होंने अब आपको सोशल मीडिया पे तो ऑल दो नजर आ जाते हैं, लेकिन अब आपको इर्द गिर्द अपने घर में, सोशल सर्कल में, अपने खानदान में भी ऐसी एग्जाम्पल हरमीत मिलती हैं। खवातीन की हम बात करें तो हम एक बड़ा टिपिकल सी लाइन बोलते हैं, खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि खवातीन करती हैं, तो वो इसलिए करती हैं बिकॉज उनको किसी के सहारे की, किसी पर डिपेंड होने की आदत नहीं होती। अब खवातीन आपको, अब तो वैसे इस्लामाबाद को मुझे नहीं पता हरमीत, लेकिन लाहौर में बाइक पे आपको अक्सर खवातीन जो है वो ट्रैवल करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की अगर हम बात करेंगे, अपनी मदद आपके तहत में सारे काम वो खुद करती हैं। तो बाइकर खवातीन क्या सोचती हैं और किस तरह से वो इस चीज़ को मैनेज करती हैं, इसको भी आज के प्रोग्राम में हमने बाकायदा सेगमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके साथ, और मुलाकात भी कराएंगे उन कुछ बाइकर खवातीन से जो कि ट्रेनिंग ले रही हैं, किससे ले रही हैं, ये भी हमारे आज के सेगमेंट का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे, और हमें अफसोस भी करना पड़ता है बाज़-औक़ात, और ये एग्जाम्पल हरमीत हम देखते भी हैं, सड़कों पर हमें मांगने वालों की तादाद बहुत बड़ी नजर आती है सिग्नल पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, या कुछ ऐसे यंग टैलेंट जब हमें रोड साइड पे, सिग्नल्स पे मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो यकीनन अफसोस होता है कि ये मुस्तकबिल के मामार हैं, हमारे नौजवान हैं। इसी तरह से आपके पास बहुत सारी वीडियोज ऐसे वायरल हो जाती हैं। एक ऐसा ही बच्चा जो कि बेसिकली सिंगर है, लेकिन वो सड़कों पर जब मांगने की नौबत आ जाती है, उस नौबत तक पहुँचते पहुँचते इस सारी सूरत हाल पर हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करनी है कि बेसिकली एक से टैलेंटेड नौजवान जो हैं वो जब सड़कों पर आ जाते हैं और अपनी अशिया बेचने लगते हैं। ऑब्वियसली मांगने का एक तरीका इसलिए कहा जा सकता, लेकिन वो एक दो तरीके, एक वो जो मांगते हैं छोटे बच्चे, लेकिन एक वो है जो कि खुददार होते हैं और वो कुछ चीज़ें बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज जो है वो हमें सड़कों पर नजर आती है। एक वो बच्चे नौजवान जो कि सिर्फ मांगते हैं, लेकिन एक वो जो इस मांगने को जस्टिफाई करते हैं और फिर मेहनत करते हैं। वैसे ये ट्रेंड जो है सोहा बाहर हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना
कहीं अगर वो कुछ काम नहीं कर सकते, फिर किसी ने पियानो उठाया होता है, कोई जो है गिटार उठा के किसी कोने में खड़ा होगा और बाकी डब्बा पड़ा होता है, लोग उसमें पैसे डालते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादातर जो बिनाई से महरूम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको चौराहों में, गली कूचों में नजर आएंगे, लेकिन बट डिसेंट वे से। आपकी बात दुरुस्त है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट जब जाया जाए और इस तरह ख्वार खजर होके जाए तो तकलीफ होती है। लेकिन हम आज उन नौजवानों की इस प्रोग्राम में बात करेंगे, सेगमेंट में, वो जो कि मेहनत करके मुख्तलिफ अशिया बेच के कमाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से किस तरह से अब वो ये काम करने पर मजबूर है। तो उसके आज के प्रोग्राम में हमने आपसे मुलाकात भी करानी है और ये प्रॉपर सेगमेंट के तौर पे करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यकीनन ये इंडस्ट्री की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा ख़ानदान है जिसका हर फर्द जो है उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लेकिन जब हम इस सारी सूरत हाल की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक एक करके एक फ़र्द जब इस ख़ानदान से कम होता चला जाता है तो यकीनन ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो आज के दिन की अगर बात करें, मारूफ हिदायतकार, फिल्म हिदायतकार हसन असगरी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम में नहीं हैं। लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें, उनकी खिदमात पर, उनके फ़नी करियर पर, तो उसको बाकायदा तौर पर आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से ताज़ीती अल्फाज, मुख्तलिफ उनके फ़नकार बरादरी, उनके साथ काम करने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उनके साथ ना सिर्फ काम किया बल्कि उनसे सीखा और कहा कि वो एक यूनिवर्सिटी की मानद थे, उन तमाम लोगों को पैनल के तौर पर अपने साथ रखेंगे और ये सेगमेंट आपके सामने रखेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। और अब हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर आपको पता है हम बाकायदा आगाज़ करते हैं कुछ ऐसी वेकअप कॉल के साथ, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें शामिल करते हैं जो आपको बताएं कि ये इस दुनिया में बहुत अनोखा हो रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में भी हो रहा है तो आप भी उसको इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज की हम बात करते हैं। सबसे पहला डोज हमने आपको देना है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बिकॉज़ ये इंटरनेट ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हर वक्त टैब पकड़ के बैठे रहना और सिर्फ गेम्स खेलना। लेकिन कुछ बच्चे हरमीत ऐसे भी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बहुत कुछ लर्न करते हैं। और अगर हम रिसर्च की बात करें तो ऐसा ही एक बच्चा जिसने बहुत सारी रिसर्च करके अब एक ऐसा साबुन तैयार किया है जो कि कैंसर के इलाज मुआवजे में इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ 14 साल इस बच्चे की उम्र है हरमीत, और कैंसर के इलाज करने वाला ये साबुन इसने तैयार किया है। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त अफ्रीका साइड से इसका ताल्लुक था। और ये चूँकि जिस जगह पर रहता था वहाँ पर कड़ी धूप में लोग जो है बड़ी तादाद में काम करते थे, तो वहाँ पर चूँकि धूप बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्किन का जो कैंसर है उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका साइड की हम बात करें तो ये वो ममालिक है जहाँ पर हमें सालाना 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं उसमें उनमें तशख़ीस होती है कैंसर की, और जिसमें से 8 से 9 हज़ार जो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो ये रेशो कंपैरेटिवली वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बच्चे ने बहुत मेहनत के बाद अब ये साबुन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जिसको रिसर्च के बाद अब जो है वो सर्टिफाइड भी कर दिया गया है, और ये जो है कैंसर के इलाज में हेल्प करेगा आपको अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो। बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में आप रहते हैं, और फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की जाए, कहीं ना कहीं हमारा भी उधर ही शुमार हो जाता है जिस किस्म के हालात चल रहे हैं। सो आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को बड़ी करीब से, और फिर कई अपनों को जब आप इस मर्ज में मुब्तला देखते हैं तो बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे लोग जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप इसकी उम्र देखें, 14 साल महज इनकी उम्र है, जिसमें जो है लोग जो है खेलने कूदने में ज़्यादा मशगूल नज़र आते हैं। लेकिन इसका मशगला वाकई में जो आपने बात की कि मुख्तलिफ गैजेट का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, उस बच्चे को अगर आप देखें तो आज उसने जो चीज़ रिसर्च की उस पर कहीं ना कहीं उसका इलाज भी ढूंढ लिया। वो ये बड़ी बात है, और मेरे ख्याल में एहसास होना और माशरे में सुधार लाना, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े कम लोग उठाते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं बस। और बच्चे ने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक हरमीत उनका कहना है कि आपके जिस्म के जो खलियात होते हैं जो कि स्किन के इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, उनको ये साबुन एक्टिव करता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल के, रिसर्च के, अब बाकायदा तौर पर बहुत एक लंबी रिसर्च के बाद इस बच्चे को और बच्चे की तख्लीक को सर्टिफाइड भी किया गया, और अब इसको आगे जाके फर्दर बड़े पैमाने पर ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसके प्रोडक्शन के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो दैट इज़ समथिंग रियली गुड कि अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया और अगर सोशल साइट्स पे और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है तो वो कुछ इस तरह की रिसर्च और प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए और मुल्क के लिए भी मुस्तफ़ीद और मुफीद ज़रूर साबित हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगली हमने आपको डेली डोज की खबर देनी है जो कि बेसिकली पाकिस्तान के लिए क्रेडिट की बात है। हमने अपने ही प्रोग्राम में इसका बहुत चर्चा किया और हमने बहुत दफ़ा खबर अपने प्रोग्राम में शामिल की है। पाकिस्तानी हॉरर फिल्म
इन फ्लेम्स की अगर हम बात करें, हमने इसकी प्रोडक्शन पर, डायरेक्शन पर, इसके बहुत सारे अवार्ड्स जो कि इसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की अवार्ड्स जो होते हैं बड़े बड़े वो भी इसने अपने नाम किए हैं। और अब फाइनली जो है ऑस्कर, जिसको कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा ऐसा अवार्ड जिसको लोग सिर्फ नॉमिनेट होने के लिए बहुत ज़्यादा उसको क्रेडिट हासिल होता है, तो अब पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स जो है वो ऑस्कर के लिए बाकायदा तौर पर नॉमिनेट कर दी गई है। और इसकी कास्ट जो कि आप देख रहे हैं और स्टोरी जो कि मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी है, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन जो स्टोरी बेस करती है वो एक ऐसी बच्ची पे बेस करती है जो कि अपने ख़ानदान को बचाने के लिए ऐसी पुरअसरार ताकतें जो होती हैं उनके सामने एक ढाल बन जाती है, सीसा पलाई दीवार बन जाती है। और ये पूरी स्टोरी को किस तरह से फिल्माया गया है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, इज़ अ फाइन मूवी, हॉरर मूवी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड इन फ्लेम्स। सो ये अब ऑस्कर मिलेगा इंशाल्लाह। इस तरह कि अगर हम देखें जितने भी सुहा नौजवान आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े पढ़े लिखे नौजवान, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आप पढ़ लिख के फिल्म के बारे में, और वो आके यहाँ पे जिस किस्म के मुनफरद किस्म के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यकीनन, और हर शॉट कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, किस एंगल से लेना है। हमने माजी में देखा बहुत सारी गलतियाँ कोताही होती थी। हाँ, मुझे तो सरकटा इंसान भी याद आ गया कि वो फिल्म भी हमने बनाई थी, लेकिन बहरहाल वक्त की बात है, वक्त के साथ सुधार आता है, और अभी सुधार आ गया है। लेकिन बड़ी बात है कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाना, ये इन नौजवानों को, टैलेंटेड जितना भी है इसमें शामिल है, जो टीम शामिल है, उनको क्रेडिट जाता है। और इस किस्म की प्रोजेक्ट्स को जितने भी आते हैं इनको हम सबको सपोर्ट कर लेना चाहिए, ना कि वही पुराना गुजर लंगा ढंगा वो जो हम होते थे ना पुराने फिल्मों में जो चीज़ें आती थी, अब उन चीज़ों का सब कुछ बदल लेना चाहिए, क्योंकि अवाम के हाथ में है सारी चीज़ें। वो इसलिए हरमीत कि जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ को गो थ्रू कर लेते हो, हर चीज़ को देख लेते हो, फिर कोई भी चीज़ आपकी आंखों पे आसानी से भाती नहीं है, तो आपको कुछ डिफरेंट देखना होता है। डिफरेंट भी उसको डिफरेंट तरीके से फिल्माया भी गया हो, परफॉर्म किया हो, तो यकीनन लोग उसे पसंद करते हैं। और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म्स और मूवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनोखे तरीके से बनाई जाती हैं, उनकी स्टोरी बड़ी टचिंग होती है और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इन फ्लेम्स इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ जिसको अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो पूरी टीम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यकीनन पाकिस्तान के लिए क्रेडिट की बात है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पर चलेंगे। अगली खबर जो है वो काफ़ी इमेजिनरी खबर है। अगर आंखों पे पट्टी बांध दी जाए आपके हमीद पाचर, आपको कहा जाए कि आपके आगे बहुत सारे फ्रूट्स रख देंगे, उनको टेस्ट करके बताएं कि ये कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फ्रूट है, तो शायद आप टेस्ट कर लेंगे अनटिल और अनलेस आपने उस फ्रूट को ऑलरेडी टेस्ट किया हो या फिर नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बताने लगी हूँ, टॉफ़ी। बच्चे खुश हो गए होंगे इस खबर को सुन के। टॉफ़ी है, लेकिन इस टॉफ़ी को खाने के बाद आपको जज करना पड़ेगा कि ये किस फ्रूट की बनी हुई है, क्योंकि जापान में एक तसव्वुराती फल, मैं यूँ कहूँ कि अगर इमेजिनरी फ्रूट, मतलब आप सिर्फ इमेजिन करें कि किसका टेस्ट है और सिर्फ इमेजिन नहीं करें। अब मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि जायके पर मबनी एक टॉफ़ी बना दी है, जिसको बेस जो उन्होंने बनाई है वो ये है कि ये एक तसव्वुराती फल है जिसका हमने टेस्ट जो है वो इस टॉफ़ी में डाला है। ना वो अमरूद है, ना वो एप्पल है, ना वो मतलब ग्रेप्स है, मतलब ऐसा कोई भी फ्रूट जो कि आप रोज़ाना खाते हैं उसमें से वो कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा इमेजिनरी फ्रूट है जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अब इसका टेस्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से हरमीत पाजी खा कर ही हम बता सकते हैं ना कि किन किन चीज़ों का मिक्सचर है, कोई टूटी फ्रूटी तो नहीं है। अच्छा, वैसे अगर हम देखें ज़्यादातर तो चॉकलेट्स की जब बात आती है तो स्विस के चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बच्चों में ज़्यादा मकबूल, लेकिन जिस किस्म की टॉफ़ीज़ वगैरह आती है आजकल मार्केट में, जिस किस्म की आ रही है और ये जो आ रही है, वाकई में मुश्किल तो होगा, क्योंकि अगर आपको के पास फ्लेवर आपको नहीं मालूम कि फ्लेवर कौन सा है, लेकिन छकने के बाद कहीं ना कहीं अगर आपने कहीं वो फ्लेवर छका नहीं है तब भी एक मौमा बन सकता है। लेकिन बहरहाल मार्केट में नित नई चीज़ें जब आती हैं तो जो कस्टमर उनको अट्रैक्ट भी करती है, और इस एज में बच्चे जो हैं उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे होते हैं कि भैया जितने भी पैसे होंगे उससे ज़्यादा हमने सिर्फ टॉफ़ी चॉकलेट ही लेने। यानी हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी यही बात करते कि हमारे पास जब बड़े हो जाएंगे ना, हमारे पास पैसे होंगे तो फिर हमने ये सारी दुकान लेनी से सारे चॉकलेट्स हमने खाने। तो एक एज ऐसी होती है जिसमें हर किस्म की चॉकलेट्स आपको रंग बिरंगी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये टॉफ़ी जो है इट सीम्स टू बी लाइक च्युइंगम ना, तो च्युइंगम टाइप ये टॉफ़ी और 2023 में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई है जापान में, और बच्चे और बड़ों ने भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। लेकिन अब तक वो इस चीज़ को यूँ कहे कि जज नहीं कर सके कि ये आखिर फ्रूट कौन सा है जिसकी टॉफ़ी बनी है, तो उन्होंने इसको तसव्वुराती फल के जायके पर मबनी टॉफ़ी का नाम दे दिया है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इम्पोर्ट करके हमें भी इसको टेस्ट कर लेना चाहिए, वरना हम नहीं बता सकते कि तसव्वुराती फल जो है उसका टेस्ट किससे सिमिलर है, किससे फेमिलियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। काफ़ी
मीठा हो गई है, काफ़ी मीठी हो गई है खबर, काफ़ी इमेजिनरी भी हो गई है। अगली खबर जो है वो वायरल गर्ल की है जी। ये मैं हूँ, ये मेरा शो है और ये हरमीत है और ये हमारा शो हो रहा है। पार्टी तो नहीं मैं कह सकती, खैर पार्टी हो रही है। ये वायरल गर्ल दनानीर जो है वो आपको पता है इस वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में जब उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 ऐसे ड्रामास भी किए। ISPR का एक बहुत खूबसूरत ड्रामा उन्होंने किया और उनकी एक्टिंग स्किल्स जब निकल कर सामने आई उसके बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट उनके सामने आ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है उसका गुमशुदा मोहब्बत मेरी, ये एक ड्रामा जो है वो चल रहा था इनका। और उसके बाद एक आखिरी सीन जब उन्होंने रिकॉर्ड कराया तो वो दुल्हन के टायर पे बैठी हुई और साथ उनका दुल्हा बैठा हुआ है। रियल लाइफ दुल्हा नहीं बैठा हुआ, जो ड्रामे में है वो दुल्हा बैठा हुआ है ना। उन्होंने ये लगा दिया ड्रामे वाला बैठा हुआ है, ड्रामे वाला, ड्रामेबाज नहीं, ड्रामे दुल्हा बैठा हुआ है। खैर ये जो है ना ये उन्होंने क्या किया, ये पोस्ट उन्होंने हरमीत लगा दी। अच्छा, अब ये पोस्ट लगा दी तो आपको पता है कि अब वायरल गर्ल है तो दुनिया उसको देखती है। तो आपको पता है इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी सहाफत के जो बिल्कुल पैमाने हैं उनको बरकरार रखते हुए और अपनी सहाफ़ी, आपको पता है वहाँ के सहाफ़ी जो होते हैं वो हमेशा झूठी और बगैर तस्दीक किए खबरों का जो एक रवायत है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने क्या किया, ले जी तमाम सोशल साइट्स पर तो छाप दी खबर, दनानीर ने शादी कर ली, दनानीर मैरिड, और 2-3 ऐसे हैशटैग पेजेस हैं इंस्टाग्राम के जो कि इंडियन साइट से और जिसकी ह्यूज फॉलोइंग है। अब वहाँ पर उन्होंने ये पिक्चर पोस्ट कर दी ये कह के कि दनानीर की शादी हो गई है। जनाब आप तस्दीक तो कर रहे हैं ये शादी की नहीं है, ये फोटो उनकी आखिरी सीरियल के आखिरी सीन की है। फिर दनानीर मैदान में आई और कहा कि नहीं भाई ये सिर्फ एक सीन है, तो प्लीज़ आप मुझे मैरिड ना कहें। फिर जाके कोई ठीक किया इंडिया वालों ने। बात आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं आपको याद है कि इससे कबल भी एक अदाकार जिसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी और वो कई ड्रामे की तस्वीर थी जिसमें उनकी डेथ होती है और उस पर भी बहुत ज़्यादा तबसरे सोशल मीडिया पे और फिर कहीं ना कहीं खबरें निकल आती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय मीडिया जो है कहीं ना कहीं एक चीज़ ढूंढने की, जब उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी ना हो लेकिन वो चीज़ अगर सामने आ जाती तो कहीं ना कहीं फिर उस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है बन जाती है और उनका स्टाइल बड़ा खूबसूरत होता है। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो मामला बड़ा वायरल चला जाता है। मैं खुद भी जब नया आया था तो मेरे बारे में बड़ी अजीब सी रिपोर्ट्स आई थी कि ध्यान से देखिए ये है वो क्या उसे कहते हैं पत्रकार। तो पत्रकार फिर वही बात वायरल भी हो जाती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है इस चीज मैं सारी चीजें जो है वो डाल के मसाला डाल के और चीजों को शेयर करना। लेकिन बहरहाल जो ये लड़की है वो वैसे बड़ी वायरल गई थी, उसके बाद आप जो फरमा रही हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं, ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रख दिया, ड्रामा इंडस्ट्री पे। लेकिन जनाब अगर आप सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि खबर आपको मिले तो उसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी चेक कर लें, उसका सोर्स चेक कर लें, उसके बाद ही उस चीज़ को प्रमोट करें। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप एक खबर देखते हैं और आपको लगता है पता नहीं कहाँ से ये खबर आई है, तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। आपके पास अगर कोई छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बड़े कॉन्शियसली आपको इसमें ध्यान से पोस्ट करना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं दनानीर की शादी अभी नहीं हुई, जब शादी होगी तो बाकायदा इसका नाम आप दे रही हैं शायद, बस मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज, बट ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे हम एक ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पाकिस्तानी सियासत में अब बात जो है वो इशारों किनारों से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमने हमेशा देखा कि पीडीएम की हुकूमत जब हमने 16 मई उसको एक्सपीरियंस किया तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों को आमने सामने नहीं बल्कि एक साथ खड़े देखा। अगर बात की जाए उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और यहाँ से अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात की जाए जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, हमेशा एक दूसरे की तारीफ़ के पुल बांधते हुए देखा, अप्रिशिएट करते हुए देखा, जो कि अच्छी बात भी है, मुफाहमत से ही चलना चाहिए सियासत में। लेकिन अब बात जो है वो सिर्फ यहाँ के रुक जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही और ये गिला जो है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर इंतखाबात की बात करें, इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम की बात करें जो कि जनवरी के लास्ट का दिया गया है और कल की अपडेट ये है कि 28 जनवरी कहा जा रहा है कि 2024 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। जनवरी 28 हो सकता है कि तारीख हो जब पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले अगर कैंपेन्स की बात करें और तमाम सियासी पार्टीज छोटी बड़ी जो है वो किस तरह से कैंपेन को ड्राइव कर रही हैं, किस तरह से जो है वो गिला शिकवा जो कि उनका है उसको एड्रेस करने की आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। और जो पैनल मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। खलील ताहिर सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और पैनल में शहजाद सईद शीमा साहब स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर आपसे शुरू कर लेती हूँ। मेरा बड़ा कंसाइज सा टू द पॉइंट सा सवाल है सर, वो ये कि अब चूँकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो एक कैंपेन जो होती है किसी भी सियासी जमात की उसमें ज़्यादा मेन बेसिक
बेसिक टारगेट ये होता है कि आवाम को कन्विंस कैसे करना है, नैरेटिव क्या बिल्ड करना है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या बयानिया लेके इंतखाबात में उतर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि जो डीलिमिटेशन की गई, ये बुनियादी जौन से डीलिमिटेशन के खतूत हैं जिन पे होनी चाहिए थी उस पे नहीं की गई, तो इसलिए अक्रॉस द नेशन इसका काफ़ी सारा मसला बना हुआ है। और जो कि 27 नवंबर तक डीलिमिटेशन जब तक एड्रेस नहीं हो जाती उस वक्त तक हल्का बंदियों का तयन वो बाकायदा तौर पे प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। यस, नैरेटिव बिल्डिंग, नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग वो बिल्कुल चल रहा है। हमारा तो बड़ा सिंपल है, हमारे एक मीडिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एंटायर नेशनल मीडिया, कि जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किए, जो लेजिस्लेशन की, लाइक 18वीं तरमीम, लाइक अभी 20-22 लाख घर सैलाब ज़दगान के लिए मेरा चेयरमैन मलकीती हकूक के साथ उनको दे रहा है, बना के दे रहा है, ठीक है। थर्ड कोल में अभी जो फेज 2 उसका आया उसके में 17,000 जॉब्स जॉन सी हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, वो एलोकेट हुई। हेल्थ की फैसिलिटीज हैं। तो ये सारी चीज़ें जौन सी जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए की जा रही हैं, वही हमारा नैरेटिव है। BASP का जो हमने बहुत लार्ज स्केल पे जो आगे चलाया है वही नैरेटिव है। मेरे चेयरमैन का नैरेटिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बड़ा सिंपल है। हम अवामी जमात हैं, स्पेशली दिस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका चेयरमैन बीइंग वेरी यंग एंड द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन इंशाल्लाह ताला, वो जितने आपका यंग। खलील साहब आपकी तरफ आएंगे। अगर हम देखें जो PDM की हुकूमत थी, जो इत्तेहादी थे आपके, अब हम देख रहे हैं कि अख्तर मैंगल साहब, इससे पहले हमें याद है कि डी चौक में जिस तरह मरीम नवाज साहब आती थी और मिसिंग पर्सन के हवाले से कहीं ना कहीं आंसू भी बहाती थी, और आज उसने कह दिया अख्तर मैंगल ने कल के वो मगरमच्छ के आंसू थे, हमें नहीं मालूम था। तो ऐसे इल्जामात भी आप लोगों पर लग रहे हैं। वो इत्तेहादी, वो PDM जिसमें वो लोग बैठे थे, आज कहीं ना कहीं दूरी इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी आप लोगों पर इल्जामात लगा रही है। क्या वजह है सर कि आने वाला इलेक्शन जो है, जिस तरह आप लोगों को एक खाली ग्राउंड दिया गया है, तो उसी तरह अकेले खेलेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ ये जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुर्बतें आ सकती हैं इलेक्शन के वक्त? बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई। सबसे पहले तो मैं मेरे ख्याल से तारिक साहब का जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसको जरा सॉर्ट आउट करें ताकि उससे हम जवाब ले सकें। सर जी सर, मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम था आपकी तरफ से। जी ये कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक। जी। दूसरे नंबर पे शहजाद साहब मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे असेंबली में रहे हैं और हमारा आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक है। यकीनन ये हमीद साहब और सोहा, ये जो होता है अपना सियासत होती है, जब इलेक्शन होता है ना, उसमें ये तो नहीं हो सकता कि शहजाद भाई मेरी तारीफ करना शुरू कर दे, मैं उनका कैंडिडेट हूँ, मैं इनकी करना शुरू कर दूँ। ऐसे नहीं होता। सियासत में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाना पड़ता है इलेक्शन के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं। अब आज भी मैं जाती तौर पर समझता हूँ, हम आज भी मतलब जो रिस्पेक्ट का रिश्ता है और एहतराम का रिश्ता है, इनसे भी बीबी शहीद से, वो अपना मोहतरम चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से, ये सबसे वो तो कभी तो क्या नहीं, सियासत में हम एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे, और वो भी उस वक्त तक, क्योंकि ये हमारे नहीं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे होता है, ये बस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। दूसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ जो है, उनको शहजाद भाई मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, 3 इलेक्शन तो उनको लड़ने दिए गए और हर दफा निकाल दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब उन्होंने आके खिताब किया है सारा, और 1 घंटा पूरा खिताब किया है, उन्होंने बिल्कुल उस पर जो था एनिमोसिटी फीलिंग्स और दूसरी फीलिंग्स उसको खत्म कर दी है। और पीपल्स पार्टी भी हमेशा से यही चाहती है कि नए सिरे से बुनियाद रखे ताकि आम आदमी जो है उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना जो वो आसान हो जाए। इसलिए इलेक्शन हम लड़ेंगे, सारा कुछ होंगे, लेकिन हमारा इनके साथ किसी किस्म का कोई ऐसी नहीं, वो जो 16 माह भी हम इकट्ठे रहे हैं। अब तो ठीक है, अब तो महंगा साहब मेरे बड़ी बहुत मोहतरम है, अब उनको सारा कुछ याद आ रहा है। असेंबली में स्पीच करके कह रहे थे मैंने ऐसा वज़ीर आज़म ही नहीं देखा शहबाज शरीफ जैसा। तो ये फिर बंदे को याद रखना चाहिए कि उसने उस वक्त क्या कहा था, और ये बाद में टेलीवाइज होती है चीजें, आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है। हमारा मीडिया बहुत वाइब्रेंट है सर, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। पीपल पार्टी सर PTI फिर ठीक कहती है कि जब मामला जब वो थे गवर्नमेंट ने तो सारा आप इकट्ठे थे, अब इस वक्त वो जेल में, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे। शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। जो बात आपसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खबरें आ रही है, खासकर सिंध में जो आपके लिए हालात बने हुए हैं वो ठीक नहीं है, उसका गिला शिकवा सब करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खबरें भी है कि PTI के साथ अंदरूनी खाना आप लोगों के कुछ मामला तय हो रहे हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों में
इत्तेहाद हो सकता है पीटीआई के साथ? इज इट पॉसिबल सर? सर हम अंदरूने खाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं करती सर, मंजर आम पर आके करती है। आसिफ अली जरदारी साहब कैमरे की आंख के साथ जाते हैं, जिसके घर जाते हैं या जिसको बुलाते हैं, तो बैकडोर डिप्लोमेसी का इतना रवाज नहीं है हमारे यहाँ। पीटीआई एक सियासी जमात है, पीटीआई का जो एक अच्छा एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ अमली तौर पे और वज़ादारी के साथ खड़ा है, उसके साथ क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकती? और दूसरा ये है कि उनका हक है। तीसरी चीज, मेरे भाई ने सन साहब ने फरमाया कि मियाँ साहब को 3 दफा इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मियाँ साहब को जब जब इलेक्शन की मुकामात पे रुकावटें आई या वो हेजिटेंट हुए या हालात इस तरह के थे, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ पकड़ के कन्विंस करके मियाँ साहब को लेकर आई, और ये तारीख गवाह है इस चीज की। और जब 2013 से 18 के दरमियान असेंबली में उनको प्रॉब्लम आई थी, तब भी असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम वी विल लुक आफ्टर इट, एंड ही लुक्ड आफ्टर इट। तो इसलिए हमारा इशू सर, सिंध में हमें तंगी, बाकी सर हमारे लिए तंगी शंगी नहीं है कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है ना। तो हमने तो ये सारी उम्र देखी है, भुगती है, और इसीलिए तो हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हमारी तरह बाकियों को भी तंगी दी जाए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि बाकियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। बाकियों को आप एट पार ला के फील्ड में सारों का बुनियादी जमहूरी हक है, हर जमात इलेक्शन लड़े, अवाम का फैसला जिसको दे जिसको ना दे। अरे साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुफाहमत हमने हमेशा आसिफ अली जरदारी को करते हुए देखी और बड़े फाइन तरीके से और ऑन द स्क्रीन देखा है हमने हमेशा, लेकिन ऑन स्क्रीन आके आपको पता है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने कई दफ़ा ये बात एड्रेस की है मुख्तलिफ खिताब में कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और इस पर जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कहते हैं कि अभी तो फील्ड ही नहीं बन रही, तो फिर लेवल कैसे होगा एंड ऑल दैट ना, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि जो गिला है उसको एड्रेस अगर करना चाहिए तो कौन करेगा, और अगर गिला है तो किस चीज़ का गिला? सर मेरा चेयरमैन एक सियासी जमात से गिला कर रहा है जी, हम भी सियासी जमात से गिला कर रहे हैं। हमारा और क्या गिला है सर? ठीक, हमारा गिला ये है कि जमहूरियत के एक अपने तकाज़े हैं, बिल्कुल ठीक, पार्लिमान का एक अपना तकद्दुस है, उसके एक अपने डिफाइंड और अनडिफाइंड अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक चलिए। अगर एक वक्त में मुझे कोई पसंदीदगी की नज़र से उसकी ज़रूरत है ना कि वो मुझे पसंदीदा रख रहा है, तो मेरी ज़रूरत, मेरा तकाजा ये है कि मैं जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, इसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए मैं अपने जमहूरी तकाज़ों को ना छोड़ूं, मैं उन पे साबित कदमी से खड़ा रहूं, ताकि ये मामला जौन से हैं, ये हर इलेक्शन के, कोई इलेक्शन आरटीएस का इलेक्शन, कोई पेंशनों का इलेक्शन, कोई आरओ इलेक्शन, ये अब आम तो खत्म हो, ये हर इलेक्शन का जौन सा एक इल्जामिया। ताहिर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब आए, जिस प्रोटोकॉल से आए, जिस तरीके से गए थे, जिस तरह उनको लाया गया माजरत के साथ, आपसे जानना चाहेंगे सर, खुर्रम दस्तगीर आपके ही पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में एक चीज उन्होंने जो मैंने देखा, तो वहां पर ये चीज है कि नवाज शरीफ साहब का आना पाकिस्तान, इसका मकसद यही है कि इलेक्शन होना है। आपको नहीं लगता कि शख्सियात के आने का इंतजार होता है इलेक्शन के लिए, फिर आइन, कानून, ये निज़ाम किस तरफ जा रहा है, और इस किस्म का निज़ाम अगर होगा तो मायूसी, आपको नहीं लगता है जिस तरह मायूसी फैल रही है नौजवानों में? नहीं, कोई मायूसी नहीं, और जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन होगा 28 जनवरी को होगा, जो मिस हमारी थी 28 जनवरी, और सबको लेवल प्ले फील्ड होगी। हमें इसमें क्या, देखें, ये वो वाला 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा कि जब लग तो नहीं रहा साहब किसी को जलसे करने नहीं दी जा रही। आपको तो नहीं लग रहा, लेकिन वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखें 9 मई वाले दिन जिन लोगों ने बहस उनको सिर्फ इसलिए सियासत करने दी जाए कि उन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले किए, बहस सिर्फ उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उन्होंने एम मालूम का मुजस्मा तोड़ा, ये तो नहीं हो सकता। और मेरा ईमान है कि तीमर साहब मेरे भाई है, ये भी ऐसे लोगों से इत्तेफाक कभी नहीं करेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान की सॉलिडारिटी को नुकसान दिया। ये तो कोई तरीका ना हो, इलेक्शन आ गया तो आप एक 302 के मुजरिम को छोड़ दें। और आज तक देखिए, मैं अभी पीपल्स पार्टी की मिसाल देने लगा हूँ, इससे बड़ा साना कौन था जब बीबी शहीद हुई थी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा, पाकिस्तान खपे, क्या उस तक हमले नहीं हो सकते थे? उस आपको पता पाकिस्तान के एक शहर बंद हो गया था और लोग रो रहे थे गलियों में निकल के, लेकिन स्टेट्समैन वही होता है जो पाकिस्तान बचाने की बात करता है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ खुशहाली के प्याम्बर है, और जरदारी साहब के साथ उनके अपने जाती रिलेशन है, सारा कुछ है,
इसलिए कोई ऐसा जो आप बार बार कहते हैं, मियाँ जो पंजाब है खासतौर पे, मियाँ साहब खुशहाली के प्यामदार है। आप देखिए लाहौर में आ गए, जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे थे शहजाद भाई, आप देखिए लाहौर में किसी और शहर, मेरे अपने शहर में लालपुर में आप देख ले आगे कितना काम जो है वो लोगों के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, आम आदमी को भी आज उम्मीद है आज काफी ज्यादा हद तक पेट्रोल जो है वो सस्ता भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है जो अभी हम न्यूज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी का बेसिकली अब कॉमन मैन की सियासत करनी चाहिए, उसको रिलीव कर दीजिए, बाद में लड़ लेंगे जो मर्जी होगा, पहले स्टेट तो हो। आप कहते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, शहजाद साहब जो ताहिर साहब कह रहे हैं कि जो बातें की जा रही है, खासकर 9 मई का वाकया जो है वो जिस तरह बयान कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि वो एक सियासी जमात है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, तो फिर ऐसे में आप भी ताहिर साहब के इस बयान के साथ अग्री करते हैं कि उनको भी इलेक्शन से दूर कर लेना चाहिए, या कहीं ना कहीं आप इत्तेहाद के हामी हैं? सर मैंने जब अपना पॉइंट दिया था तो मैंने कहा था कि उसमें जो बेहतर एलिमेंट आंसर एक अच्छी प्रोपोर्शन होगी पीटीआई के अंदर, कि जो कि इस सोच की मुखालफत रखती होगी रियासत पे हमले पे, एमएम आलम पे, जिन्ना हाउस पे, बहुत सारी तनसीबात पे, शोहदा के मुजस्मों पे या उनकी बाकी उनकी तज़हीक तौहीन की गई, तो कोई शायद कोई 50, 60, 70, 75% इस तरह के भी हो कि जो कि इस चीज को निगेट करते हो, इसकी नफी करते हो, मुहिब्बे वतन हो, वो इस इंतशार का ज़हनी तौर पे पसंद ना करते हो, तो उनको नहीं महरूम करना चाहिए। उनका हक है और वो हर सियासी जमात का हक है जो है, अनलेस के वो सियासी जमात बैन हो जाए। बाकी मियाँ साहब का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है और इस सारे सिलसिले में उनकी बड़ी अहमियत है। संधू साहब की मेहरबानी कि उन्होंने 28 जनवरी अनाउंस कर दी, बस यही रह गया हुआ था। कंफर्मेशन ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंफर्मेशन तो चलिए काइंड ऑफ कंफर्मेशन इसको कहा जा सकता है, लेकिन चलिए आपके होने का भरपूर फायदा उठा लेते हैं। सर कहिएगा ताहिर साहब, इस हवाले से कि कहा जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे हल्कों में बात हो रही है, आप तक की बात पहुंची होगी, और बल्कि हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं ऑन स्क्रीन कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक बहुत ह्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं। वापस वो आए हैं, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने के लिए वजारत उस्मा के उम्मीदवार के तौर पर वापस आए हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसकी तैयारी जो है वो नून लीग में कैसी है? जी बहुत शुक्रिया, आज मुझे भी जाना है, लेकिन मुझे आपका हुक्म था, मैं कह रहा हूँ अभी जाऊंगा लाहौर के लिए। जो पहले तो चीमा साहब ने जो बात की, वाकई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रो पाकिस्तानी होते हैं और उनको किसी ऐसे फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। और मेरा फैमिली भी ऐसा, चीमा साहब को पता है, हमने इकट्ठे 5 साल 10 साल गुजारे हैं असेंबली में, कभी ऐसा नहीं, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं, तो कोशिश करते हैं एक दूसरे से मिल के, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। तीसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए आया है, बिल्कुल 100% आप दुरुस्त फरमा रही है, इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, ये 100%। और पंजाब के, क्योंकि पंजाब की 148 मेरा ख्याल सीट से एमएनएस की, तो आप देख लीजिएगा जब इलेक्शन आएगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से मियां नवाज शरीफ जो है वो। शहजाद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि नून लीग जिस तरह बिल्कुल मुतमईन है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज आएंगी, सीएम के लिए भी हमजा साहब या किसी और की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि फिर जो लाडला था अब लाडला प्लस हो रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन जो है फिर कराने की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी लाइनों में, ठंड में, बर्फीले इलाकों में लोग निकलेंगे, तो वज़ीर आज़म बना ही दे ना। ये टाइटल दिया ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। सर आज कंफर्मेशन की मॉर्निंग है, 28 जनवरी आ गई, वजारत उज़्मा का तयन हो गया, बाकी सारा बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सर। और इसमें सर जहाँ तक रह गया ना कि आगे देखिए सर, मैं कहूँ मैं ना कहूँ, मेरी जमात के मेरी जमात ना के, ये जुबान पे है, जुबान खल्क पे जब आप कोई चीज आती है तो उससे बचना चाहिए, उससे एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ मिरेकल्स, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सर फिर लैंड ऑफ मिरेकल्स तो चलो ठीक है, लेकिन हम अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करें, शिकवा जवाब शिकवा और कुछ भी कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। खैर इस सारी सूरत हाल में लास्ट सर इस चीज को जी शोर करें ऐसी बात नहीं है। मुर्जा वहाब साहब ने मेयर बना था तो जमात इस्लामी और पीटीआई के बहुत ज्यादा वोट थे, हम मुस्लिम लीग ने मुर्जा वहाब साहब को वोट दिया, बहुत बड़ी अच्छी खातून के वो बेटे हैं मुर्जिया वहाब के, और उस वक्त जमात इस्लामी कहती थी कि हमें 11 की नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी को दी जा रही है, और मुर्जा वहाब मेयर बन गए कराची के।
पीपल्स पार्टी के जो नून के 30 वोट है वो भी उनको मिले और बाकी भी जिस तरह से जो हुआ आपको सबको पता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं किसी जगह पे ये होता है, चलता था। मतलब अब हो रहा है हाँ, ऐसा सवाल कर ली सर, यू बिकेम द होस्ट। अब हो रहा है ये सर जवाब दे दे, शहजाद साहब पूछ रहे हैं अब हो रहा है ये, इज इट? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ सियासत में मुमकिनात का खेल है ना, सियासत मुमकिनात का खेल है। तो सिद्धू साहब यही चाहते हैं कि सर हमने तो वैसे आपको वोट दिया, अब आपकी बारी है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आप भी हमारा साथ दें। चलेगा सर, जमहूरी सफर के लिए। अच्छा ठीक सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल भी दिया, उसका जवाब भी आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया, इस पर कोई दो राय नहीं है। शहजाद साहब आप लास्ट इसको एड्रेस कीजिएगा। अगर पंजाब की सियासत की हम बात करें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और इसमें आपको पता है आपकी आला क़यादत पिछले दिनों में मौजूद थी, बहुत अहम इजलास भी हुए, मीटिंग्स भी हुई। अब यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि मिलकर अगर हुकूमत बनाने का ऑप्शन या मजबूरी या फिर अगर सिनेरियो ऐसा बिल्ड हो जाता है तो नून लीग से कोलैबोरेशन की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए मैम, जो कुछ भी होना है पोस्ट इलेक्शन है, प्री इलेक्शन कुछ नहीं है। ओके। और पोस्ट इलेक्शन की मेरे तो को चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ 6 माह पहले से वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर कह रहे हैं, मेरे नज़दीक और अदरवाइज भी टेस्टेड एंड प्रूवन द मोस्ट वाइज स्टेट्समैन इन द कंट्री, तो वो ये कह रहे हैं कि यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लो, सारी जमातें इदारे भी बीच में बैठे और कोई इस तरह के एक मुस्तकिल एक फार्मूला डिजाइन कर लो कि जो पायदारी के साथ चल सकता हो और जिसको चलाया जा सकता हो, जिसमें आने वाले औकात में उसको ट्विस्ट ना किया जा सकता हो। उसके बगैर ये मुल्क अब जिस सूरत हाल में जा चुका हुआ है, किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। मैं ये बरमला कह रहा हूँ, किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। और अगर कोई जमात जिद पे अड़ेगी तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो अपना दौरानिया उसका बहुत मुख्तसर हो जाएगा और फिर वही अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट आ जाएगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट जानते हैं वो आपका कभी इकोनॉमिक रेस्ट नहीं होने देगा। जी हरमीत। अच्छा सर, आप सिंधु साहब आपकी तरफ आएंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 5.5 करोड़ यंग जो है यूथ है उसको कायल करना। कल आपने वज़ीर आज़म साहब को देखा, लम्स में गए, जिस किस्म के सवालों का उनको सामना करना पड़ा। अब वो 80s का या 90s का ज़माना चला गया है। आपका जो जलसा था उसमें हमने देखा मरीम नवाज साहिबा ने गिला भी किया है, शिकवा भी किया है, तो वहां पर हमें यूथ नज़र नहीं आई। यूथ को कायल करना कितना बड़ा मुश्किल है, वही बयानी को आम बनाना। और जो आप लोगों के 16 महीने में सब कुछ हुआ, आप लोगों को अपने आप को रिलीफ मिला, किसी आवाम को रिलीफ तो आप लोगों ने दिया नहीं है। तो आप ये मुश्किल टास्क को पूरा करना अगर आपकी गवर्नमेंट आती कैसे करेंगे सर? अभी साहब मेरा आपसे एक तल्ले से बात ये है कि आप ही से हम फिर जब हम कन्वर्ट हुए तो हम इधर आए और चीमा साहब को पता है इन बातों का, आप भी जटता है, मैं भी, चीमा साहब भी। बहुत सारे नौजवान थे, एक दिन पहले MSF इतने को लोग थे वहां पे, आप सोच नहीं सकते। और दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं, यही जो हमारा गिला है कि उस 60% नौजवान को 9 तारीख के वाले दिन स्टेट से लड़ा दिया गया, रियासत से लड़ा दिया गया। कभी आज तक हमने नून ने या पीपल्स पार्टी ने या किसी और जमात ने, सवाल इनके मैं जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा, कि इन्होंने दोनों का बाजी बड़ा वाज़ेह है सर। अब तो वो खुद कह रहे हैं ना, अब तो उनके अपने वादा आजम खान वादा बने। इस तरह आप देखेंगे, मैं आपको और किसी को ही करता हूँ, सदर अलवी सदारत के बाद वादा हुआ बनेगा इमरान खान के खिलाफ, और ये तो उन्होंने खुद किया सारा कुछ। और उन नौजवानों को राह रास्ते पे लाना, और आ चुके हैं बहुत सारे नौजवान। बाकी नौजवानों के ख्वाब होते हैं, होने चाहिए। हम भी कभी नौजवान थे, अब नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि यंगस्टर जो है अब वो बहुत, आज जिस तरह मीडिया हमारे माशरे की आंखें चेहरा हाथ है, इसी तरह हर नौजवान चलता फिरता मीडिया है, उसको समझ है। क्योंकि 9 तारीख वाला जो बैनिया सर, उस पर ना मैं ना चीमा साहब, हम किसी सूरत पे भी कभी भी बेमर्जी हो जाए। बाकी चीमा साहब ने जो दूसरी बात फरमाई कि सारी जमातों को, जिनमें अच्छे लोग हैं, जिनमें भी हैं, उनको बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। अगर रोटी 2 रुपए की थी 2017 में, तो वो 25 रुपए की क्यों हुई? अगर चीनी 54 रुपए थी तो वो 180 रुपए की क्यों हुई? वो जो 42 माह है, सिर्फ तकरीरें मैं इसको अंदर कर दूंगा, जरदारी साहब को अंदर कर दूंगा, उनकी सिस्टर को, हमारी बहनों की तरफ ख्याल था पर रात के टाइम गिरफ्तार करके वहां से लाया जा रहा है, जबकि ये लॉ में नहीं है, इंटरनेशनल लॉ में ये अपना नॉर्म्स नहीं है ये वाले। इस तरीके से ये बदले वाली सियासत। ठीक है खलील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक सियासी जमात जो है उसका कतई तौर पर ये उनके बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर शहजाद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ आने का। और जाती मुफादात में मुल्क के मफाद को ऊपर रखेंगे तो आने वाले इंतखाबात में हो सकता है कि नताइज हमें वो मिल सकें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। Welcome back after
द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस खासी लाइंस जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलती हैं। वो किताबें हों, आपकी सोशल लाइफ हो, आपका ख़ानदान हो, आपके फ्रेंड्स हो, किसी भी सर्कल में आप होते हैं। कहा जाता है कि ख़वातीन और मर्द को एक दूसरे के शाना बशाना चलना चाहिए। लेकिन अब जो है अगर हम इसकी बात करें तो अब मेरे ख्याल से इस एक लाइन से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अगर हम ख़वातीन की बात करें या मर्द हज़रात की बात करें तो अलग अलग इस सोसाइटी को वो लोग सर्व कर रहे हैं। ख़वातीन घर में और बाहर भी, और मर्द हज़रात अब तो घर में भी करना शुरू कर दिया है और बाहर तो वो ऑलरेडी ही सर्व कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें, इस सेगमेंट की बात करें तो उसको बहुत लंबा ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन इसको हम जरा कंसाइज कर लेते हैं हरमीत इस चीज़ में कि अब एक्सेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा माशरे में अशद ज़रूरत पड़ चुकी है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर ख़वातीन कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो कि देखने में और सुनने में हमेशा आता था कि मर्द हज़रात करते हैं, तो उसके पीछे या तो उनकी मजबूरी है या उनकी ज़रूरत है या उनका शौक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि बाइक नॉर्मली हम एफिलिएट कर देते हैं कि ये सिर्फ मर्द हज़रात ही चलाते हैं, लेकिन चूंकि एक चीज़ रेयर हो तो वो अनोखी लगती है, जब वो कॉमन हो जाए तो उसको लोग नॉर्मल करना शुरू कर देते हैं। अब नॉर्मल क्या है, पहले इक्का दुक्का हमें कोई एक आधी लड़की बाइक पे नजर आती थी, लेकिन अब जब मैं निकलती हूँ सड़क पे तो मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि हर दूसरी और तीसरी बंदी जो है वो बाइक चला रही होती है और पीछे अपनी या तो किसी बहन को या अम्मा को बिठाया होता है, और किसी पे डिपेंड ना करने वाली पॉलिसी जो है वो देखकर मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह से आज का सेगमेंट जो है कुछ ऐसी बाइक राइडर्स, लड़कियां, स्टूडेंट्स जिनको हमने आज के शो में इनवाइट किया है, उनकी स्टोरी भी जानेंगे और अब पेश आने वाली हर्डल्स जो हैं वो भी जानेंगे। तो आप मेरे साथ जो मौजूद है स्टूडेंट्स, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। बिस्मा हमायूं हमारे साथ हैं, स्टूडेंट है, और इसके अलावा गुलशन इदरीस ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, शी इज़ ऑल्सो स्टूडेंट। तो इन दोनों को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलशन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यू टू। अच्छा जी, मैं गुलशन आपसे शुरू कर लेती हूँ। अगर इस सारे सिनेरियो में मैं सिर्फ ये एक बात पूछूं आपसे कि आपने जब शुरू की बाइक चलानी तो वो शौक था या मजबूरी? तो क्या जब स्टार्ट था बचपन से बिल्कुल शौक तो मेरा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, शौक था। लेकिन जब मैंने आना जाना देखना शुरू किया, कॉलेज जाना था तो बाबा रोज़ डिस्टर्ब होते थे ना, लाइक उन्होंने छोड़ के ना, उनके लिए डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन फील होता है ना आपको। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब बाइक जो है ना वो खुद चलानी है। तो अच्छा। फिर मैंने तब से बिल्कुल स्टार्ट किया और 3-4 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा, चलिए, बाइक चलाना शुरू कर देते तो इसका मतलब ये कि फिर आप घर के जिम्मेदार बेटे की तरह और बेटियों वाला किरदार अदा करते हैं, ठीक है। लेकिन तो अब घर में अगर आपकी बाइक है तो वो किस किस तरह से इस्तेमाल होती है, मतलब छोटी बहनों को या भाइयों को छोड़ने के लिए भी, और सिबलिंग्स क्या हैं, और इसके अलावा घर के काम करने के लिए भी फिर मम्मा कहती थी जाओ बेटा बाइक पे लेके आओ, जरा नहीं लेके आओ बाइक। ये तो बात है, हम 4 सिस्टर हैं तो वो मुझे भाई भाई कह के सारे कहते हैं। अच्छा, तो छोड़ के आना सबको, अब तो छोटा छोटा काम भी बाहर का होगा ना, मम्मा बोलेंगी हाँ गुलशन चलो बेटा गो। तो दैट्स द स्पिरिट वी वांट। पुत्र ले चल मैनू। हाँ, मुझे भी ले जाओ। अच्छा, बिस्मा भी हमारे साथ है। बिस्मा हमायूं, बिस्मा व्हेन यू स्टार्टेड, तो ये कितनी देर पहले की बात है? आई स्टार्टेड इन जनवरी 2022। आई गॉट माई बाइक। मैंने अपनी ही बाइक ली थी, मैंने सेविंग्स की थी क्योंकि मुझे बहुत शौक था और मुझे शौक था कि मैं अपनी ही बाइक लूँ। मतलब द आइडिया वॉज किसी पे डिपेंड नहीं होना, तो बाबा और भाई से भी पैसे नहीं लेने हैं। तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से और इस तरह सेविंग्स करके कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम भी मुझे आता है, मैं वो करती थी। करके फिर मैंने अपनी बाइक ली थी और वो लेके इट वॉज लाइक कि मैंने सीखी नहीं थी, मुझे आती थी बस चलानी। मैंने स्टार्ट की, मैंने गियर डाला, मुझे से बाबा ने बताया था कि ऐसे आप, उनकी बाइक थी, उनकी बाइक पे उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि इस तरह से गियर को शिफ्ट करना होता है, ऐसे न्यूट्रल करना होता है, ब्रेक्स, हर चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी। और बस तब से मैं चला रही हूँ, मैंने सीखी और मुझे बहुत शौक फौरन पिक कर लिया। हाँ, मेरा अगर हम देखें गुलशन, बाइक वाकई में मुश्किल है चलाना, राइडिंग करना आसान काम नहीं, और बाइक को सीखना थोड़ा सा मुश्किलात होती है। मैं पहली बार जब बाइक चला रहा था, यकीन माने बाइक पहले चली कि मैं इधर ही खड़ा रहा। सो गुलशन और बिस्मा, आप दोनों से जानना चाहेंगे ऐसे वाकयात हुए हैं कहीं ना कहीं स्टार्ट में आप दोनों के साथ, एक एक करके बताइएगा। जी, मेरे साथ लाइक स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था कि जब मैं बाइक चला रही थी तो ब्रेक जब लगानी होती है, लाइक जब मैंने फर्स्ट राउंड अपना लिया था तो मेरी मामा मेरे घर के बाहर थी, खड़ी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही थी, मैं फर्स्ट राउंड लेने गई थी। तो जब मैं वापस आई थी तो मैंने ब्रेक्स लगा के ना मेरे पाँव भी नीचे लगा दिया, लाइक वो जिस तरह लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा वो कहा जाता है ना, लड़कियों को ब्रेक नहीं लगानी आती। तो मेरे भाई ने मेरा थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया था, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मिस्टेक। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ था और उसके बाद नहीं ऐसा
अच्छा कुछ गुलशन, व्हाट वाज योर्स? आपकी पहली गलती क्या थी? मेरी पहली स्टार्ट में 2 मंथ तो मैंने बहुत अच्छी चलाई। मैं कहती थी यार देखो फर्स्ट मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ऑन द स्पॉट क्या हुआ उस दिन मैं सोच ही रही थी। घर में कहते मम्मा कह रही है बेटा ध्यान से, मैं कहा मम्मा टेंशन ना ले, मैं बेटा हूँ ये हूँ। जैसे गई हूँ वो ना काफ़ी रश था, तो पता नहीं क्या हुआ, लाइक इंसिडेंट मैंने क्लच एकदम से छोड़ा और वो बाइक, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो बस वो हरमीत वाला हाल हुआ ना कि बाइक निकल के और आपने खड़ी रही। हरमीत वाला हाल हुआ। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं घर से निकल के, जरा घर वालों की तो सपोर्ट होती है, सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज जहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। अब आप जब सड़क पे आते हो, मैं इस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल करूँ। जब मेरे राइट लेफ्ट कोई लड़की बाइक पे गुजरती है तो मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं जो आपको अनोखे अंदाज में देखती हैं, और वो आपको इस तरह से नहीं देखती कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको इस तरह से देखती है ओ माय गॉड लड़की है बाइक चला रही है एंड ऑल दैट। अच्छा गुलशन, इस चीज़ को जब आप एक्सपीरियंस करती हैं ऑन रोड्स, सो उसे कैसे कैटर करती हैं? स्टार्ट में ना थोड़ा सा फील होता था देन, बट मैं क्या करती थी कि बाइक आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, पहली चीज़ ये होती है। आप भी ये सोचें कि लड़के चला रहे तो हम क्यों, मतलब कोई देख रहा है तो देखने दो, क्या पता आप ओनली ये सोचें कि वो पॉजिटिव वे में देख रहा है, आपको बस कह रहा है अप्रिशिएट कर रहा है, तनकीद नहीं कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं सोचती थी ना, तो आई थिंक यस ओके, बट सम टाइम पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी होता है, बट सम टाइम आप कुछ एरियाज में चले जाओ ना तो वहाँ पे यार लड़की बाइक मतलब ये अभी गिर। सबसे मोस्टली जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो ये एक्सीडेंट हो जाएगा ना और लड़की और लड़के का, लड़की चला रही थी। अच्छा मेरी बात सुने ना, इसमें सॉरी गुलशन, ये सिर्फ बाइक वालों के साथ नहीं है, गाड़ी वालों के साथ भी है। सेम ये जो मिसकंसेप्शन पूरे पाकिस्तान में, हालांकि बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर गाड़ी कहीं लगी होगी तो दूर से आता बंदा कहेगा ये मस्त लड़की चला रही है, और अगर बाइक का कुछ खाना पूरा हुआ है तो उसका मतलब वो भी लड़की चला रही है। लेकिन चलिए आप मुझे बताएं बिस्मा इस हवाले से कि आप इस तरह की चीज़ों को, फीडबैक को कैसे कैटर करते हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुझे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरा कभी कोई नेगेटिव जो है कोई भी ऐसा वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ, कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला। हाँ वो बात जो आपने कही कि अनोखी न देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रही है लड़की, तो आई जस्ट डू इट के आई जस्ट पास अ स्माइल। हाँ तो आई जस्ट पास अ स्माइल के ओके यू कैन सी आई एम डूइंग इट एंड यू कैन आल्सो डू इट। फीडबैक आपको दे दिया, आपने अपना फीडबैक मुझे दिया। और जो एक मैंने चीज़ नोटिस की है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जो लड़के या आदमी जो बाइक चला रहे होते हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रोड पे होता है, कि ऑब्वियसली बाइक ऐसी चीज़ है आपका फोकस होना चाहिए वरना एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो उनके पीछे अगर कोई आंटी बैठी होंगी ना, लाइक कोई लड़की नहीं, कोई आंटी ज़रा बड़ी एज की या कुछ, अच्छा। तो वो ज़रा स्टेयर एक पास करेंगी तो फिर मैं उनको एक स्माइल पास कर देती हूँ कि आंटी क्या हो गया है, हम चला रहे हैं, आप लोग भी मतलब अपनी बेटी को नहीं है बाइक ही चला रहे हैं ना, अपनी बेटी को आप लोग भी इस तरह से अप्रिशिएट करें। तो अच्छा वैसे बिस्मा और गुलशन दोनों से, क्योंकि बहुत सारी नौजवान मैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में देखता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी मेट्रो में सफर किया होगा, आप लोगों ने बसों में सफर किया होगा, और वहां पे अगर हम देखें ये घूरने वाला, ये काबी नजरों से घूरने वाला, ये कहीं ना कहीं आपको वहां से इससे ज्यादा नजर आता है। तो क्या फील करते हैं आप जब बसों में जाते हैं या वैन में जाते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां जो इस वक्त आपको को देख रही हैं, तो बाइक और उसमें कितना फर्क आ जाता है कि कहीं ना कहीं बड़ा कंफर्ट आप फील करती हैं? आई थिंक सो बाइक जो है वो ज़्यादा बेस्ट है इन चीज़ों से। आप जब जा रहे होते हैं मेट्रो वगैरह पे, वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही होती हैं। आप बाइक राइड करेंगे ना, आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। आप जहाँ ये एक मेन चीज़ देखें ना, जिस डेस्टिनेशन पे जाना आप जाएँ, रुकें, जैसे मर्जी रहें, सबसे बड़ी चीज़। और जो आप का क्वेश्चन आप है ये कि मेट्रो वगैरह पे वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप जो बाइक है वो ज़्यादा सिक्योर भी है, कोई इतना ज़्यादा देखता भी नहीं है, और बल्कि आपको पॉजिटिव अच्छा, आपकी जाती सवारी है बाइक, आपकी जाती सवारी है। अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर नॉर्मली आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हरासमेंट के केसेस भी होते हैं, आपको वैसे ही बहुत सारी हर्डल्स और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बट ऑल दो बिस्मा आप बताएं इस बारे में कि क्या फील है ये टू ऑन अ बाइक, कि मेरी अपनी बाइक है, ये मैंने किक मारी और मेरा जरा दिल किया मैं चली गई, मेरा अम्मा को लेके जाने का, बहनों को लेके जाने का दिल किया मैं चली गई। अच्छा अब चूंकि शौक की वजह से आपने इसको शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी आप इस चीज़ पे स्विच कर जाते हो ग्रेजुअली कि देखो ये मेरी अपनी गाड़ी है और उसको मैंने इस्तेमाल करना और ये मेरी ज़रूरत बनती जा रही है, तो घर वालों की और आपकी ज़रूरत बनने में ये किस तरह से इसका किरदार है? सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगी कि जब मैंने लाइक स्टार्ट किया था और अभी भी इवन अब भी जब मैं किक मारती हूँ और मैं निकलती हूँ कुछ भी करने के लिए, तो आई जस्ट फील इट फील्स लाइक द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मतलब
बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन यस द सेंसेशन ऑफ फ्रीडम, वो कहते हैं कि लाइक आप 70 चलाएं या आप हायाबुसा चलाएं, जो सेंसेशन ऑफ फ्रीडम है ना, वो आपको जो फील होती है वो आपको किसी और चीज़ पर नहीं हो सकती है। बाइक राइडिंग का ये बहुत चीज़ है, और यस ज़रूरत भी बन गई। पहले तो मैंने शौक में मैंने किया था स्टार्ट। जी गुलशन, एक जी हरमीत कंटिन्यू करें, आप बस सवाल पूछें। यस यस बात वही है कि बहुत सारी नौजवान खवातीन बच्चियां जो है उनकी भी इच्छा है कि भाई हाँ हम भी बाइक पे कहीं निकल जाए। बहुत हो गया भाई, आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सी के राइड वगैरह सारी चीज़ें। ऐसे में बहुत सारे नौजवान भी घबराते हैं कि बाइक को कैसे चलाएं। तो उन नौजवान लड़कियों को आप दोनों क्या टिप्स देंगे भैया कि कर सकते हो जिस तरह हम कर रहे हैं? अच्छा, इस सवाल में सवाल ऐड कर ले गुलशन कि टिप्स के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देती हैं, राइट? आप सिखाती भी हैं, सो ये किस तरह से करती हैं मैनेज? फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक जो है ना वो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, हम लोग साइकिल नहीं चला रही, हम लोग कैसे सीखेंगे, हम क्या करेंगे? तो उनसे मेरा यही चीज़ होता है कि आप जब एक दफ़ा बाइक पे बैठ जाती है ना, आप एक दफ़ा बैठ के तो देखें। आप बैठ कर उसको पाँव से सिर्फ चलाएंगे ना तो आपको फील आएगी हाँ यार मैं कर सकती हूँ। आप ये चीज़ है, आप एक दिन सिर्फ एक दिन के लिए 1 आवर के लिए आप बैठ के पाँव से चलाएं, पहली चीज़ है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं चला सकती हूँ। आपका स्टेबल जो है ना वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। फिर सेकंड चीज़ पे आपको बस ये होता है कि आप कीज़ वगैरह और वो चीज़ सिर्फ एक दफ़ा सुने, नहीं उसी दिन इम्प्लीमेंट करने के वो आप सोचेंगे यार नहीं ये मुश्किल है नहीं, फिर उसको एक दफ़ा सोच लेना। फिर भी अपने पाँव से ही चलानी है सेकंड डे से, ठीक है? उस दिन भी सोचें हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, यू फील एंड राइड ऑन योर लेग्स। देन थर्ड जब डे आएगा देन आप फर्स्ट गियर पे क्लच को पकड़ के बस आपने रखना है कि वो जाए ना, उस क्लच की बेस पे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहाँ से कंटिन्यूस रहता है। अच्छा देखिए, आपको ना ऑन स्क्रीन ही गुलशन ने पूरी टिप्स नहीं बल्कि पूरी ट्रेनिंग दे दी है कि आपने ऐसे करना है। लेकिन इस सारी सिनेरियो में पहली वाली बात जो कि आखिरी वाली बात भी है वो ये कि अगर आप करना चाहते हैं ना जस्ट गो फॉर इट। आप जाएंगे तो आप एक नहीं, दो नहीं, चले हफ्ता नहीं, महीना नहीं, कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन ऑल दो आप सीख ही जाएंगे। अब आर यू गाइस यूनिवर्सिटी गोइंग एज वेल? तो आप लोग यूनिवर्सिटी भी जाते हो, तो आप मुझे ये बताएं कि बिस्मा यूनिवर्सिटी जब जाती है तो यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली आपको फिर एफिलिएट कर दिया जाता है ना कि ये बाइकर यूनिवर्सिटी गर्ल है या फिर ये टॉम बॉय है, ये इस तरह की जो होती है। तो वहाँ पे किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? वहाँ पे लाइक आई गो टू ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी हैं लड़कियाँ जो बाइक्स पे आती हैं, स्कूटीज़ पे आती हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। टीचर्स की तरफ से भी अप्रिशिएट किया जाता है। लाइक आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो हमारी जो टीचर थी तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्होंने बल्कि आगे बुला के अप्रिशिएट करके एग्जाम्पल दी थी पूरी क्लास को कि आपको भी इसकी तरह जो है सीखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ यही है, इसमें लड़का और लड़की का मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस, कि ये चीज़ है कि लड़कियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करता है शायद, या उसको हमारी सोसाइटी उस तरह से जो है लड़कियों को हर चीज़ में अप्रिशिएट नहीं करती। और मेरी लाइफ में ये प्लस पॉइंट रहा है कि मुझे मेरी फैमिली ने और मुझे मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग थे, फ्रेंड्स हैं मेरी, तो वो मुझे हर चीज़ में अप्रिशिएट करती हैं, मुझे पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। लाइक बाइक चलानी हो, मैंने स्पोर्ट्स भी किया अपनी यूनिवर्सिटी में, करती रही हूँ, तो हर चीज़ में मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो बस वही कॉन्फिडेंस को आपके बिल्डअप करता है, वही बूस्ट करता है, आप आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि आप चूँकि बात कर रही हैं इस बारे में, तो आपको बताइए हम जो फुटेज दिखा रहे हैं इसमें रोड साइड पे एक लाइन जो है वो बाइक की भी बनी हुई है। अच्छा, इस हवाले से बहुत इनिशिएटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने लेना शुरू भी किए थे, और उसके बाद फिर बीच में कहीं बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अपनी जगह नहीं मिलती है। आप क्या समझती हैं कि खवातीन के लिए बाइक चलाना बहुत आसान हो जाएगा अगर स्पेसिफिक उनको एक रोड दे दी जाए या रोड पर एक लेन दे दी जाए कि भाई ये आपकी लेन है, आपने बाइक चलानी है? ये कहाँ पर मौजूद है? ये लेन जो है मोस्टली मैंने कैनाल रोड और माल रोड पे वैसे देखी है, लेकिन जो हमारा एक नुकसान है, और लिखा होता है जगह जगह पे कि बाइक्स जो हैं वो सिर्फ लेफ्ट लेन में चलाएं और एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाएं। बट यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट में बेशक चला रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं, और कई दफ़ा गाड़ी वाले भी नहीं, इंडिकेटर नहीं देंगे, एकदम से आ जाएंगे, उन्होंने लेफ्ट में मुड़ना होगा, तो उससे ये है कि आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। और मुझे कई लोग ये कहते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि नहीं मैं तो लेफ्ट साइड पे ही चलाती हूँ, तो हम कहते हैं आप पाकिस्तान में चला रही हो, यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट वाला चीज़ें। लेकिन आई फील लाइक कि अगर हम खुद फॉलो करेंगे रूल्स को तो ही और लोग भी फॉलो करेंगे। हम से दूसरों को गलत पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते। चेंज जो है इट स्टार्ट फ्रॉम विद इन, आपको खुद से स्टार्ट करना होता है और फिर इवेंचुअली सोसाइटी भी चेंज होती है। दैट्स गुड। जी हरमीत?
गुलशन, अगर हम देखें जो चीज़ बाहर हम देखते हैं, जो लाने की बात की जाती है, जिस तरह उस चीज़ को फॉलो किया जाता है, वाकई में बिस्मा ने अच्छी बात की। लेकिन अब जो रुझान है, एक वक्त था आप लोगों ने शुरू किया, आपसे पहले लोगों ने शुरू किया, अब जो आप फरमा रही हैं कि कॉन्फिडेंस, आप जैसे नौजवान आती, मीडिया भी आप लोगों को सपोर्ट करता है, यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट कर रही है गुलशन, तो ऐसे में कितने लोग मजीद जो लड़कियां हैं वो आती हैं, ट्रेनिंग भी आप कराती हैं, तो आपको क्या ये रुझान अब बढ़ता नजर आ रहा है? यस जो गर्ल्स हैं उनका तो माशाल्लाह से काफ़ी मेजॉरिटी भर रही है। वो ये नहीं है कि शौक में नहीं, उनकी नीड, मैक्सिमम तो मैंने जितनी भी गर्ल्स देखी हैं वो सिर्फ नीड कहती हैं कि हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग लाइक फैमिली जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़ा कर देते हैं, हाँ बेटा नहीं आप गिर ना जाओ, तो वो फिर आ जाती हैं। हाँ, तो ये चीज़ आती है, वो तो नाजुक समझते हैं ना। बस एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमारे शुरू से हमें बिल्ड किया जाता है ना गर्ल्स को, वो कहते हैं नाजुक है। तो मेरे ख्याल से आपको नाजुक नहीं, जैसे बेटों को करते हो ना परवरिश, वैसे ही गर्ल्स की करो। तो आपकी ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं आप ही की बात पापा की परी भी होती है ना, मसला ये भी आ जाता है। हाँ, लेकिन देखिए ना, अभी पापा की परी ही उस टाइम काम आती है जिस टाइम जो है वो परे जो है वो काम नहीं आती है। खैर, ये सारी सूरत हाल, रियलिस्टिक अप्रोच हमारे माशरे की यही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू और फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। और मैं इस चीज़ को इसी पे कंक्लूड करूँगी कि आप क्रिटिक भी ना करें, अप्रिशिएट भी ना करें, कोशिश करें एक्सेप्ट करने की, क्योंकि अगर घर की बच्चियाँ घर से बाहर निकलती हैं या घर के अंदर मौजूद हैं, चाहे आपका ताल्लुक मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, या वो आपके बच्चे हैं या आप वालिदैन हैं, अगर आप लड़कियों को एम्पावर करेंगे तो घर भी बेहतरीन अंदाज में चलेगा और बाहर भी वो अच्छे तरीके से आप ही का नाम रोशन करेंगे। तो ज़िंदगी आपकी खुशहाल होगी और इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और वो यहाँ से लेना पड़ेगा। एक ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के नौजवानों की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ नौजवान ऐसे जिन्हें अब अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो एक उनको डायरेक्शन मिल चुकी है, लेकिन वो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे और प्लेटफॉर्म से जो है अपनी खिदमात सर्व करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उन नौजवानों का क्या जो गिला करते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब वो नौकरियाँ जो हुकूमत को देनी चाहिए या वो प्लेटफॉर्म जो हुकूमत को देने चाहिए कि अगर आप स्किल बेस्ड लर्निंग जो है उसको प्रमोट करें तो उनको कोई हुनर सिखाया जाए और फिर उस हुनर से वो पैसे कमाएं। लेकिन बहुत सारे नौजवान जब इस चीज़ का गिला करते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो मजबूरी बहुत कुछ करा लेती है उनसे। हमने अक्सर देखा है रोड साइड पे सिग्नल्स पर कुछ ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे जो है वो परफ्यूम बेच रहे होते हैं, बुक्स बेच रहे होते हैं, पेन बेच रहे होते हैं। हाँ, इस जुमरे में आता है ये कि वो मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत के एवज वो पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं, कोई मुलाजमत उनको नहीं मिलती। लेकिन उनका टैलेंट जो है बाजू का जब सामने आता है तो इस बात का अफसोस भी होता है कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो ये काम करने पर मजबूर हैं। एक ऐसा ही नौजवान आज स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद है जो बेसिकली एक खूबसूरत आवाज़ रखते हैं लेकिन मजबूर हैं कि कुछ चंद चीज़ें जो है वो रोड साइड पे या सिग्नल्स पर बेच कर पैसे कमाएं, क्योंकि मुलाजमत ना होने की वजह से, गुर्बत की इंतहा की वजह से और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है उसकी वजह से वो आज काफ़ी परेशान हैं। आबिद से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि बेसिकली एक गुलकार हैं और आपकी स्टोरी जो है वो ऑलरेडी मैंने इनकी शेयर की है आपके साथ, तो उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद अब्दाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आबिद, मुझे बताएं, आपके आने का जो है बेहद शुक्रिया। क्या चीज़ थी, मुलाजमत की कोशिश की आपने बहुत ज़्यादा और कहाँ कहाँ ट्राई किया, जब कुछ नहीं मिला तो फिर आप जो बेचते हैं रोड साइड पे वो क्या चीज़ें हैं और ये काम कब से कर रहे हैं? ये जी मुलाजमत की अगर बात करें तो फैक्ट्री में भी, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी गया, लेकिन वहाँ मसला ये होता था कभी सैलरी नहीं मिलती थी, तो रेगुलरली जो घर का अखराजात हैं वो अगर मंथ के बाद अगर आप करें तो नहीं, बहुत मुश्किल है। तो फिर अक्सर दफ़ा सैलरी भी मंथ के लेट भी हो जाती थी, तो वो छोड़कर मजबूरन मुझे अपना काम ये करना पड़ा। तो मैं गले की खराश की गोलियां सेल करता हूँ। अच्छा। तो उससे ये है कि रेगुलरली जो 700-800 आप ले आते हो उससे घर ना चल जाता है, मतलब कि टेंशन नहीं होती। अच्छा, तो बाकी गले की खराश की गोलियां और आपके गले में भी एक गॉड गिफ्टेड आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़ जो है वो अल्लाह ने आपको दी है और यकीनन वो आपका एक टैलेंट है और उस टैलेंट को कभी यूटिलाइज़ करने का, कैश करने का नहीं सोचा? यूटिलाइज़ करने का बहुत ज़्यादा सोचा है, मतलब कि रेगुलरली मैं लिखता भी खुद ही हूँ, मतलब गाने के साथ साथ मैं रिटर्न भी करता हूँ चीज़ें। तो एक होता है कि जब आप मतलब सैलरी रेगुलरली तो नहीं, मतलब जो दिहाड़ी मेरी होती थी वो 800-900 और अगर ज़्यादा हो जाता था उसमें से मतलब रेगुलरली 100 साइड पे रख लेता था वो सिंगिंग के लिए कि मैं अपना मतलब सॉन्ग करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा। तो वो तकरीबन रिकॉर्डिंग का जाके 3-4 मंथ बाद ना वो इतने पैसे होते थे कि मैं मतलब कि एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाता था।
चलो फिर तो- कोई हमें सुना भी दो ताकि हम आपके टैलेंट की जितनी बात कर रहे हैं ऑन स्क्रीन वो लोगों को नज़र भी आए। और कोई क्या ज़बरदस्त सा सुनाएंगे हमें? तो पहले मैं आपको अरिजीत सिंह का और पिया सुनाऊंगा, उसके बाद जो खुद लिखे थे अगर आप कहोगे तो वो सुना दूँ। चलिए सुनाए, आपकी आवाज़ सुन ली हमने। और पिया है और पिया और पिया है और पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे आया कहाँ से ये हौसला रे और पिया है और पिया ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है साजिश में शामिल सारा जहाँ है हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है और पिया है और पिया। अच्छा आबिद, ये आप बहुत अच्छी आवाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप ये काम करते क्या हैं बात है, क्या बात है आबिद, ज़बरदस्त आप जो गा रहे हैं, बड़े मज़े का गा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दुश्वारियाँ भी लाइफ में हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात भी हैं। आवाज़ आपकी बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है, तो क्या एक तरफ तो मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही और आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं? और काम करते हुए जो आप किसी फैक्ट्री में किसी सनत में काम करते थे, तो इससे कुछ गुजारा बेहतर हो जाता है जो आप स्ट्रीट में काम कर रहे हो? सर बात यह है कि अगर सिंगिंग की बात करें तो वो मैंने किसी से अभी तक सीखा नहीं है, क्योंकि जो मैं अफोर्ड नहीं कर सका कि किसी का शागिर्द हो सकूं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनको सुना है आज तक उन्हीं की कॉपी की है और उन्हीं से सीखा है। जो मेरे उस्ताद वही हैं जिनको मैं सुनता हूं सर। तो बाकी ये सनत की बात या काम की बात आ गई तो उससे रेगुलरली जो अगर ठीक है आप रेगुलरली मेहनत करते हैं आपको 800-900 आ जाता है तो वो बेस्ट है। बाकी जो फैक्ट्री वाला है वो काम ठीक नहीं है, मतलब सैलरी मंथ के बाद मिलती है और मंथ के बाद भी अक्सर दफ़ा नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा कैसे मैनेज करते हैं, साथ साथ गाते भी हो, मतलब ये आवाज़ जो आपने मतलब प्रैक्टिस करते हो, रियाज करते हो, या इसको मज़ीद आप कोशिश करोगे कि मैं इसको मुख्तलिफ वीडियोज़, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, वीडियो बनाई डाली वायरल होगी, लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर कुछ लोगों ने अप्रोच किया, तो इसको इस तरह से भी यूटिलाइज़ करना चाहते हो आगे मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, मेरा यही तकरीबन इंशाल्लाह कि मैं ये चाहता हूँ कि बेशक गरीब होना जो है, गरीब पैदा होना वो एक आपका, उसमें आपका दोष नहीं है, तो गरीब मर जाना ना वो उसमें आपकी गलती है कि आप मुझे गरीब बताओ मर किस गए। फिल्म का डायलॉग है जो याद किया हुआ है? नहीं डायलॉग नहीं है, शुरू से नहीं, मतलब ये अच्छी बात है, ये सोच अच्छी है, डायलॉग चाहे किसी भी मूवी का है। अच्छा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, साथ साथ बेचते हो जो मुख्तलिफ अशिया वो और गाना भी अक्सर- गाते हो। और अक्सर लाहौर तो लाहौर है, वो बात यह है कि जब अक्सर दफ़ा मैं जाता होता हूँ ना तो वो कहते हैं यार ठीक है चलो ठीक है आप ये दे दें। अक्सर दफ़ा ऐसे भी होता है कि मैं सुर लगाता हुआ दुकान में चला जाता हूँ तो एंट्री जब हो जाती है तो वो कहते हैं नहीं यार आप ना मुझे चीज़ बाद में ख़रीदेंगे, पहले आप सॉन्ग सुना दें। तो मेरा ये शौक़ भी है, जुनून है एक, तो मैं उन्हें पहले मतलब सॉन्ग सुनाता हूँ, फिर वो काफ़ी यानी इस काम में मुझे ये भी है कि वो मेरे दोस्त भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो इतने फ्री हो जाते हैं कि वो जब भी मैं आता हूँ नंबर ले लेते हैं, उसके बाद मुझसे सॉन्ग रेगुलरली, मतलब जब उनका दिल करना कॉल कर देना यार किधर हो, इधर नहीं आना, सॉन्ग सुनाते जाओ। अच्छा तो बड़ी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब ये मेरा बहुत इस काम का मुझे ये बड़ा एडवांटेज है कि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड बने हैं, फ़ैन फॉलोइंग अगर कहूँ तो वैसे तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि काम के दौरान ना वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं।
नहीं, अच्छी चीज़ जो है, अच्छा टैलेंट जो है उसका फ़ैन होना भी चाहिए, और अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ये यकीनन बहुत अच्छी बात है। आबिद, थैंक यू सो मच आपके आने का, और यकीनन जो है वो हमारी ख्वाहिशात और एक तमन्नाएं जो है वो आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको अच्छा रास्ता दिखाए और आपकी डायरेक्शन जो है वो ठीक, और जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसमें आपको यकीनन कामयाबी मिले। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यकीनन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक ऐसा खूबसूरत ख़ानदान है जिसके हर फर्द ने भरपूर किरदार अदा किया है इस ख़ानदान को बनाने के लिए, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने क्या खूबसूरती से पोर्ट्रे करने की। लेकिन आज इस ख़ानदान का एक और फ़र्द कम हो गया है। यकीनन एक बड़ा नुकसान है। अगर हम सीनियर फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी साहब की बात करें तो वो इंतकाल करके हैं। शेख ज़ायद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी फैमिली के जो कंसर्न्स हैं उनके मुताबिक उनको लंग्स कैंसर था और वो शदीद अलील रहे हैं, और आज वो हम में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन्हें खलीक़ रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। एक बड़ा नुकसान है, और इसी पर जो उनके करीब रहने वाले, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं, उनको हमने पैनल के तौर पर अपने साथ लिया है। यकीनन ताज़ियती अल्फाज जो हैं वो हम शामिल करेंगे उनके आज के प्रोग्राम में। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शोबिस को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं, और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन वक्त जो है वो गुजरा है इनके साथ, और पब्लिक डिमांड के प्रोजेक्ट हेड हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नासिर अदीब साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के मायनाज़ राइटर हैं, उनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नासिर साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, कहिएगा कि यकीनन एक बड़ा नुकसान है, और ताज़ियती अल्फाज आप क्या कहेंगे? ये आप लोगों के लिए तो सिर्फ एक डायरेक्टर की मौत है, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक डायरेक्टर की मौत है। लेकिन मेरा तो बाप मर गया। वो मेरा बाप भी था, वो मेरा मुर्शिद भी था, वो मेरा उस्ताद भी था। आज मैं जो भी हूँ ये उनकी ड्यूटियों के तो फैन हूँ मैं। ये वो शख्स था जब मैं 7 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कहानियां लेकर फिरता रहा और मुझे किसी ने ना सुना, और जिसने सुना मुझे नालायक समझ कर निकाल दिया अपने दफ्तर से। ये वाहिद शख्स था जिसने मुझे सुना। उस वक्त उसके पास कोई फिल्म नहीं थी, और उसने एक जुमला कहा था मोहम्मद अली साहब के दफ्तर में, मोहम्मद अली साहब से, कि जी मैं ये तो नहीं जानता कि कब राइटर बनेगा, लेकिन जिस दिन भी ये राइटर बन गया, क्या बात, ये सब राइटरों को सुला देगा। इतना उसका विजन था, ऐसी उसकी नजर थी, ऐसी एक सिलेक्शन थी कि मुझ जैसे नालायक आदमी को उठाया, साथ लिया। 2 साल मैं इंतजार करता रहा। 2 साल के बाद फिर ज़की जट का आगाज हुआ, और उसने वाकई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बदल दिया। वो इतना अजीम इंसान था, आप यकीन करें कि जिसको ये ही नहीं पता था कि वो कितना बड़ा डायरेक्टर है और कितनी बड़ी अहम शख्सियत है, और उसका विजन, उसकी कैमरा प्लेसिंग, उसकी फिल्में ये देखने के काबिल नहीं है। वो पढ़ने के काबिल है, वो सीखने के काबिल है। उनको बार बार जितनी बार आप देखिए उतनी बार या ये उसके फन की गहराई में चलते चले जाएंगे। वो एक एकेडमी से भी बड़ी चीज थी। एकेडमी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, लेकिन वो एक कंप्लीट डायरेक्टर था। जी। मैं उसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ, और मैंने अपने इंटरव्यू में भी एक दफा कहा था कि अगर उसे वो वसाइल मिल जाएं जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर्स को मिलते हैं तो ये उनसे कई गुना आला फिल्में बना सकता है। अच्छा नासिर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह नासिर अदीब साहब फरमा रहे हैं कि उनको तलाश करना, इसमें कोई शक नहीं, नासिर अदीब साहब एक बहुत बड़े लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, और जिस तरह वो उनकी लिखी हुई फिल्में हैं। मीर साहब आप बड़े करीब रहे, हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे नौजवान जिनको नहीं मालूम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की तो क्या क्या कौन कौन से ऐसे नासिर अदीब जैसे या ऐसे हीरोज अदाकार आए उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को दी? देखिए, नासिर अदीब साहब तो कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं कि मुझ जैसा नालायक को उन्होंने लेबल किया। बात यह है कि किसी नए बंदे का किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, उसको कोई करीब आने नहीं देता, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एक फोर्स और एक वो सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो ये हसन अस्करी ने टैलेंट को भी पहचाना, नासिर अदीब साहब, और वो खुद भी उस नहीं थे। उनकी एक सिर्फ फिल्म
अस्करी साहब की आई थी खून पसीना, जो 1972 में रिलीज हुई थी, और उसके प्रोटैगनिस्ट लाला सुदीन और सुल्तान राई और सिकंदर बेगम। तो ये फिर मिलते हैं नासिर अदीब और हसन अस्करी, तो वैशी जट आती है। आप देखिए कि वैशी जट भी 1974 की फिल्म है, और उसके बाद पिछले साल लेजेंड ऑफ मौला जट पूरी एक आधी सदी 50 साल बाद, तकरीबन 50 साल बाद लेजेंड ऑफ मौला जट है, वो नासिर अदीब से उसके में भी हसन अस्करी का फन जो है वो आपको दिखाई देता है। और हसन अस्करी साहब का बड़ापन ये इन्होंने कहा कि एशिया के बड़े डायरेक्टर थे, तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि वो एशिया के जो बड़े चंद डायरेक्टर थे या हैं, उनमें हसन अस्करी साहब शामिल थे। उनकी एक कहानी दूसरे से नहीं मिलती। उनकी सलाखे फिल्म जिसमें बाबरा शरीफ प्रोटैगनिस्ट थी। इंडिया और पाकिस्तान में ये होता क्या है, मैन ओरिएंटेड फिल्में बनती है, इंतकाम मर्द लेता है, मर्द ताकतवर दिखाया जाता है। वैसे डायरेक्टर थे जिन्होंने सुलाखे में बाबरा शरीफ को प्रोटैगनिस्ट बनाया और एक रिवेंज का सिंबल और एक जद्दोजहद सिंबल दिखाया। और इसी तरह एक फिल्म थी मेला, जो नासिर अदीब साहब ने ही लिखी थी, उसमें भी अंजुमन को डांसिंग क्वीन कहा जाता है सिर्फ, लेकिन उनसे उस फिल्म में मेला में उन्होंने अंजुमन को बताया कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं। तो उन बहुत सारे क्रेडिट हैं बाबरा शरीफ। ताहिर सरवर मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही की बात को सेकंड करूंगी कि बहुत सारे क्रेडिट्स जो हैं यकीनन उनके पास हैं। अगर हम बात करें, आप ही की बात को आगे बढ़ाएं कि हसन अस्करी साहब जो है उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सुल्तान राय समेत ऐसे कई फनकार जिनको ना सिर्फ जाना बल्कि पॉलिश किया, और पॉलिश करके फिर दुनिया के सामने क्या खूबसूरत अंदाज में पोर्ट्रे किया। नासिर अदीब साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे हीरे निकाले, ना सिर्फ निकाले बल्कि उनको पॉलिश किया, और उनका भी नाम आज उन्हीं की वजह से है? जी बेशक, मैं सरवर मेरी साहब ने जो बात की है कि वो हमेशा मुख्तलिफ सोचते थे आम डायरेक्टर से। उनका विजन जो होता था, मुझे याद है मैं तूफान लिख रहा था फिल्म, तो उसमें जो सुल्तान राय की बहन है वो रेप हो जाती है, तो मैंने उसकी डेथ करवा दी इंटरवल पे। तो जब डेथ करवा दी तो मुझसे कहने लगे यार इसका कसूर क्या है, तुमने डेथ करवा दी। मैंने कहा ये हीरो की बहन है, और हीरो की बहन अगर लेकर ये साथ साथ चलेगा तो लोग इसको गालियां देंगे कि रेप शुदा बहन को लेकर ये कैसा गैरतमंद है। तो मुझे कहने लगे कि तुम किस बात के राइटर हो, अगर आज तक एक बात होती आई है तो अब वो नहीं होगी, तुम इसको जिंदा रखो, तुम सीन ऐसा लिखो कि लोग साथ चल पड़े। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सीन लिखा वो तूफान फिल्म में, और सुल्तान राय उस बहन को लेकर साथ चलते रहे, और लोगों ने बजाय के जो उनको वो तनकीद करते, लोगों ने उनको इस कदर अप्रिशिएट किया कि वो फिल्म अमर हो गई। तो मैं हमेशा उनके साथ काम करते हुए, जैसे मेला की उन्होंने मिसाल दी कि उस वक्त अंजुमन का सिवाय गाने के तस्वर ही नहीं हो सकता था, और ना कोई गाना, और उसने अपनी जद्दोजहद और एक जिद और अपनी अना और अनत के साथ जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट किया, वो आज तक मेला जो है उसकी सानी कोई फिल्म नहीं बन सकी। तो मैं अगर हसन अस्करी साहब के बारे में बोलना शुरू, मैं तो किताब लिखूंगा अपने इस उस्ताद के ऊपर, और ये आने वाली नस्लों को मैं वो एक छोड़ जाऊंगा। ये मिसाल अल्लाह ने उन्हें अगर जिंदगी दी कि वो अगर डायरेक्शन थी। मीर साहब, अगर हम देखें जो नासिर अदीब साहब फरमा रहे हैं, हमने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े लेजेंडरी के साथ आपने इंटरव्यूज की हैं, चाहे वो बॉलीवुड के, लॉलीवुड के, हॉलीवुड के हों। सर, आपने बहैसियत एक डायरेक्टर, तो हम जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है वो वाकई काम ही बोलता है इंसान को, और फिर जैसे बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े राइटर उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए, बहैसियत इंसान आपने उसको कैसे पाया? अच्छा सर, इससे पहले वो एक अजीम इंसान थे। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। ये जो तूफान फिल्म रेफरेंस दे रहे हैं, जरूर, उसमें सुल्तान राही एक रिटायर्ड जो बिफोर जंग लड़ते हुए जख्मी होते हैं और टांग उनकी एक जो है वो लंगड़े हो जाते हैं। तो उसमें वो बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा बनाया था हसन अस्करी साहब ने। तो मेरी वो फेवरेट फिल्म है। तो मैंने अस्करी साहब से कहा कि मेरे पास एक प्रोड्यूसर है और मैं ये चाहता हूं कि आप तूफान का रीमेक बनाएं, और उसमें आज की सेंसिबिलिटी से कास्ट आप ले लें, शान को ले लें, फवाद खान को ले लें, माहिरा खान को ले लें। तो उन्होंने मुझे कहा
हंस के मुझे कहा, आगा, आगा उनका तकिया का नाम था, आगा तूफान तो अच्छी फिल्म बनावांगे और रिपीट करने की जरूरत है। तो वो उनकी बात ये थी कि उन्होंने एज डायरेक्टर मेकर कभी अपने आप को भी रिपीट नहीं किया और इंतहाई हलीम इंसान। मैंने उन्हें इतनी बड़ी फिल्में, इतना लाउड फिल्में, इतनी इंटेंस फिल्में, लेकिन उनका जो अपना टोन था, जाती टोन था, वो इंतहाई धीमा और बहुत ही शफीक इंसान थे। मुझे दिलीप कुमार साहब जब मरे हैं तो यहाँ उनका एक ताज़ीती रेफरेंस था जिसमें वो भी शरीक थे, मैं भी शरीक था। तो मेरी, आपको पता है, कुछ सालों से मैंने दाढ़ी रख ली हुई, तो मुझे बड़े प्यार से मुझे कहते हैं कि शायद सर मीर तेरे से मैंने वारिस शाह का किरदार जो है ना करवाना है, मुझे वारिस शाह नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अस्करी साहब मैं बस एक्टरों पे तनकीद कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई वारिस शाह का रोल कर सकूं या मैं एक्टिंग कर सकूं। एक्टिंग करना जो है वो बड़े लोगों का काम है। तो मैंने इस तरह उन्हें जो है अपना वो कन्वे करना चाहा। बहुत ही और बिल्कुल डिमांडिंग नहीं थे। मेरे 35 सालों में मैं जर्नलिस्ट हूँ, कभी उन्होंने आके मुझे किसी अखबार में, किसी टेलीविजन में ये नहीं कहा कि मुझे मेरी ये खबर लगा दो या मुझे इस तरह से ग्लोरीफाई करो। लोग एक्टर जो और एक्ट्रेसेस होती हैं बहुत डिमांडिंग होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया का उन पे कर्ज होता है कि मैं अगर शोबिज़ जर्नलिस्ट हूँ तो मुझ पे कर्ज है कि मैं नासिर अदीब की अच्छाइयों की बात करूं, मैं फवाद खान की अच्छाइयों की बात करूं, मैं हसन अस्करी साहब की अच्छाइयों की बात करता। लेकिन यकीन करें कि सारी जिंदगी गवाह है मेरी, मैं ये कहता हूँ 35 साल में कभी अस्करी साहब ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरी तूफान के लिए खबर लगाओ या द लेजेंड ऑफ मौला जट मेरा ही और नासिर अदीब का आइडिया है। तो बहुत बड़े आदमी। ताहिर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक कह रहे हैं कि आपके अपने फ़नी करियर में और आपने जो करियर गुजारा और जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग की और जिस तरह से आपने सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के तौर पर उनके साथ वक्त गुजारा, क्या खूबसूरत मेमोरीज जो है वो आप शेयर कर रहे हैं और यही आपके होने का हम भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। अभी एक और पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फिल्म स्टार अंजुमन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में, और उनसे भी इस हवाले से जानने की हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जो वक्त उनका गुजरा, जिस तरह से उन्होंने उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पाया, और अगर हम उनकी सिर्फ फ़नी करियर की बात करें तो ज़्यादा फोकस हम ये भी करते हैं कि बेसिकली जैसे हरमीत ने वो सवाल किया कि वो इंसान कैसे थे, उनका रौब, दबदबा, उनकी खूबसूरती, उनके अखलाकियात की अगर हम बात करें, और जिस तरह से वो दीगर अपने कोलीग्स के साथ और अपने से अगर जूनियर्स की बात करें, किस तरह से उन्हें सपोर्ट करना, किस तरह से उनको इनकरेज करना, ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक खासा है। तो फिल्म स्टार अंजुमन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंजुमन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है, फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी साहब जब इंतकाल कर गए हैं, अब में नहीं रहे, उनकी ताज़ियत में आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनका यकीन भी नहीं आता कि वो हमें छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, और इतनी बड़ी शख्सियत जिनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, आगा हसन अस्करी बहुत बड़ा बाप डायरेक्टर का हमारी इंडस्ट्री से चला गया। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, अब यही है कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बहुत दुखी दिल है हमारा इस वक्त। आप लोगों ने हमें कॉल पे लिया और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी इतनी हो रही है कि सोच ऐसी हो रही है कि मैं क्या उनके बारे में कहूँ कि वो इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान। और वही बात मैं कहूँगी कि सूखे पत्ते की तरह लोग उड़े जाते हैं, अब तो शहद भी लगा मुझे जंगल की तरह। हमारी इंडस्ट्री सरवाइव कर रही थी। अभी कुछ दिनों की बात है, मेरे पास आए आगा साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई है किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्ट रोल में मैं वो करूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे काम लिया, मैंने उनके सोच के मुताबिक काम दिया। तो वो हमेशा ऐसे कोई भी रोल होते थे तो जिसमें मुझे वो सोचते थे कि ये मैं ही कर पाऊंगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ताहिर सरवर मीर साहब ने एक बात की कि मुझे
क्योंकि कमर्शियल मूवीज जब हमारी पंजाब कल्चर के हवाले से जब शुरू हुई ना, तो उसमें जी सही बुनियाद जो थी ना फिल्म वैशी जट की, वो इन्होंने रखी। मुझे याद है राय साहब भी बहुत मुतमईन होते थे इनके साथ काम करके, और नासिर अदीब साहब के लिखी हुई कहानी को बहुत अच्छा, इनका नासिर अदीब के साथ बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत भी था, वो उनको उस्ताद भी मानते थे। आप यकीन जाने कि मेला फिल्म के बाद मैंने भी उनको अपना ज़हनी उस्ताद माना है, और मेरी ये खुश नसीबी है। उनको हसन अस्करी साहब को इंडस्ट्री में लोग ज्यादा आगा जी कहते थे, तो वो मुझे आप देखें किस नाम से पुकारते थे, मुझे कहते थे आगा जी ये है, आगा जी ये। मैंने कहा अस्करी साहब बहुत बड़ा नाम आप मुझे दे रहे हैं, आप अपना नाम मुझे दे रहे हैं, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है, आप मुझे आगा जी कहते हैं। तो उनका बहुत मेरे लिए यकीनन अंजुमन साहिबा आपका एक बेहतरीन वक्त गुजरा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन अब हमसे इजाज़त लेनी है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर बेहद शुक्रिया। और अगर हम बात करें हुनर के एक बाप की, जो कि आज तमाम हुआ, आखिर में जो है वो हम ये दुआ करते हैं, हमारी कोशिश ये थी कि छोटी सा एक ट्रिब्यूट जो है वो हम पेश करें उनके मुख्तलिफ दोस्तों को, साथी अदाकारों को हमने अपने साथ लिया और ये ट्रिब्यूट पेश करने की एक नाकाम कोशिश हमने की। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।